बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से कुछ आम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है और इसके हवाले से काफ़ी खबरें आ रही हैं, बल्कि कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं। ईरान की जानिब से ये दावा किया गया था और उसके बाद जो इसराइल से मनाजिर आए हैं वो मनाजिर भी यही बता रहे हैं। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की है, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। नुकसान कितना है इसके बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका, लेकिन अब तक जो नुकसान हुआ है दोनों मुल्कों की लड़ाई में और बमों के एक्सचेंज में, यानी मिसाइल एक दूसरे पे फेंक रहे हैं दोनों मुल्क। इसराइल जो है वो अपनी एयरफोर्स को भी इस्तेमाल करता है, ईरान की एयरफोर्स जो है वो ना होने के बराबर है, तो उनकी हिकमत अमली सिर्फ मिसाइल फेंकने पर है। तो दोनों में जो नुकसान है वो ज़्यादा ईरान का हुआ है। अगर आप ये कहें कि जानी नुकसान के हवाले से, तो 9 गुना ज़्यादा जानी नुकसान ईरान का हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल में वो मनाजिर अब नज़र आ रहे हैं जो इससे पहले कभी हमने नहीं देखे। इसराइल में जानी नुकसान कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि इसराइल ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से ज़ेर ज़मीन बंकर्स बनाने पर काम शुरू कर रखा था और वो शहरियों को बड़ी तादाद में बंकर्स के अंदर नीचे ले गए हैं। इसकी वजह से बाहर शहरी है नहीं, तो शहरियों की जो हलाकतें हैं वो नहीं हो रही। दूसरा जो है उन्होंने अपनी फ़ौज को भी बड़े तरीके से मैनेज करके महफूज करके रखा हुआ है। तो इसराइल पूरा का पूरा डिज़ाइन एक जंग के लिए हुआ है ऐसा लगता है, लिहाजा उनका जानी नुकसान कम हो रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसकी बहुत सदियों पुरानी एक तारीख है ईरान की, और वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ईरान ने जो रिटेलिएशन की है वो बेमिसाल है, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इस वक्त 2-3 खबरें और इससे जुड़ी हमारे सामने आई हैं। नंबर 1 खबर तो यह है कि ईरान के जो नए फौजी सरबराह हैं अली शादमानी, उन्हें शहीद करने का एक दावा सामने आया है और यह दावा किया है इसराइली हुकूमत ने, और इसराइली अखबारात के अंदर ये छपा भी है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो नए फौजी सरबराह हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है अली शादमानी, उन्हें कत्ल कर दिया है ईरान की जानिब से। और जो इतला इसकी तफसीलात हैं वो ये कहते हैं कि शादमानी ईरान के सबसे सीनियर कमांडर और रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के करीबी तरीन साथी थे। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शादमानी को खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह के तौर पर हाल ही में तैनात किया गया था। ये ओहदा उन्हें उस वक्त दिया गया जब साबिक कमांडर गुलाम अली रशीद को जुम्मे के रोज़ इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया था। ईरानी हुकूमत की जानिब से फिलहाल इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन अब तक जो टारगेट्स अचीव किए हैं इसराइल ने, उन्होंने जब उसके बारे में बताया तो फिर बाद में तस्दीक हो जाती है। ईरान के हमलों के जवाब में कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है और इसराइल ने फौरी तौर पर निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर एक बड़ा ब्रूटल अटैक किया है। और ये जो हमला निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर हुआ, इसमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं अब तक की इतला के मुताबिक, और ये इमदादी कैंप के करीब निशाना बनाया गया है। यानी जो लोग इमदादी कैंप में होते हैं उनको तो अमान होता है ना, उनको तो आप नहीं मार सकते, अस्पतालों पे अटैक नहीं कर सकते, स्कूलों पे अटैक नहीं कर सकते, इमदादी कैंप जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे आप अटैक नहीं कर सकते, इमदादी वर्कर्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ये बताते हैं, आलमी रिपोर्टें हैं कि वहाँ तो एक एम्बुलेंसेस का कब्रस्तान है और जो इमदादी वर्कर आते हैं दुनिया से वो भी निशाना बन जाते हैं गज़ा में। लिहाजा यहाँ पर गज़ा के अंदर जो है वो 40 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। मजलूम फ़लस्तीनी जो खुराक की तलाश में थे, ये उनके लिए बड़ा मसला था, और इमदादी कैंप जो अमेरिका के ज़ेरे निगरानी चल रहा था, उस कैंप के करीब हमला करके 40 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इसराइली गवर्नमेंट, और नेतन्याहू ये बात बार बार कर रहा है, उसका ये कहना है कि खामनाई को कत्ल किया जाए, या वो ये बार बार कहते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला, उन्हें कत्ल किया जाए, उन्हें शहीद किया जाए, तो इससे मामला ठीक हो जाएगा। इससे पहले ये तजवीज़ मुबैना तौर पे अमरीकी मीडिया के बकौल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी इसराइली इंतज़ामिया की जानिब से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे कशीदगी मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि बार बार नेतन्याहू इसके बारे में बात कर रहा है, वो बार बार कह रहा है कि खामनेई को कत्ल किया जाए, उन्हें शहीद किया जाए, और उसके बाद वो कहते हैं जी हालात ठीक हो जाएंगे, बल्कि उन्हें सद्दाम हुसैन की तरह बनाने की धमकियां भी दे रहा है। तो ये अभी सूरत हाल पहले की तरह है नहीं।
पहले हालात किसी और तरह थे, अभी हालात किसी और तरह है। सद्दाम के कत्ल को बहुत साल गुजर गए हैं, इस बीच में दुनिया के अंदर नए अलाइंस बने हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। ख़ास तौर पे जो 21 मुसलमान मुल्कों ने एक एलामिया जारी किया है, उस एलामिया के जारी होने के बाद अब चीज़ें उतनी आसान नहीं होगी जितना माजी में लोग समझते थे। लेकिन यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर चढ़ाई की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी फौरी तौर पे तेहरान को खाली किया जाए, ये वार्निंग उन्होंने दी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मैक्रोन के ऊपर भी चढ़ाई कर दी। मैक्रोन आप सब जानते हैं, इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस का सदर है और ये भी मौजूद था G7 समिट में। तो मैक्रोन ने यह दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो वाशिंगटन वापस जा रहे हैं फटाफट जल्दी से, उसकी वापसी का जो मकसद है वो जंगबंदी है और वो जंगबंदी करवाने जा रहा है। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सख्त रद्देमल दिया और मैक्रोन के जो दावे हैं उन्होंने जो है वो करार दिया कि ये गलत है और सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए मैक्रोन के बारे में और ये कहा कि जो मैक्रोन है वो मशहूरी का तलबगार है, यानी वो चीप होता है ना, पॉपुलैरिटी, वो इस किस्म के अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप ने बोले। उन्होंने कहा जी मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में होने वाली G7 समिट छोड़कर इसलिए वाशिंगटन वापस जा रहा हूं ताकि इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर पर काम हो सके। उन्होंने कहा उसे बिल्कुल इल्म नहीं है कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, इसका सीज फायर से कोई ताल्लुक नहीं है, बात इससे ज्यादा बड़ी है, चाहे जानबूझकर हो या ना हो, इमैनुअल हमेशा बात गलत ही करता है, आप खबरदार रहें। ये मैक्रोन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वापसी का मतलब हरगिज जंगबंदी नहीं है और बात जो है वो इससे ज़्यादा बड़ी है। ईरान से बातचीत के मूड में मैं नहीं हूं, जंगबंदी नहीं बल्कि तनाज़े का मुकम्मल खात्मा चाहता हूं। अब इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर इस हमले में शामिल हो जाएगा? इसका मतलब यह है, या अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से दबाव में लेकर जो मुआहदों के ऊपर वो दस्तखत करवाना चाह रहे हैं वो हो जाए, या फिर नेटो को इकट्ठा करके दोबारा से एक बड़ी लड़ाई की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये लड़ाई फैलेगी तो इसके अंदर और स्टेक होल्डर्स भी आ जाएंगे। देखिए ना, जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है उसके ऊपर चाइना का रद्देअमल भी आया है और चीन का रद्देअमल बड़ा क्लियर है। अगर आप चीन का रद्देअमल सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया अब किस तरफ जाएगी। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान से शहरियों के फौरी इनखला के बयान पर सख्त रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा है कि अमेरिका तनाज़े को हवा देने की बजाय कशीदगी में कमी के लिए काम करे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाकन ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आग पर तेल डालने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि इससे खित्ते में तनाज़ा मजीद गहरा और वसी हो जाएगा। चीन ने आलमी ताकतों से मुतालबा किया कि वो ईरान इसराइल कशीदगी को मजीद बढ़ाने की बजाय उसे ख़त्म करने में किरदार अदा करें। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा वसी हो रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। ईरान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ अपने मिसाइलों की इंटेंसिटी और तादाद बढ़ाता जा रहा है, जबकि इसराइल भी अपने अहदाफ को लगातार निशाना बना रहा है। इसराइल का जो टारगेट है वो ईरानी फौज के सरबराह, उनके साइंटिस्ट, उनके जो फ्यूल की साइट्स है वहाँ पे, या इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम साइट्स हैं उनके अलावा जो एटमी साइट्स हैं वहाँ पे इसराइल अटैक करता है, जबकि ईरान जो है उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन इसराइल के हवाले से है वो वहाँ पे मिसाइल अटैक करता है। तो ये दोनों तरफ इस वक्त एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे दुनिया क्या रोल प्ले कर सकती है? मेरे ख्याल में जंगबंदी होनी चाहिए और फौरी तौर पर होनी चाहिए। ईरानी वजीर खारजा का बयान बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा जी अमेरिका अगर इस लड़ाई को रोकना चाहता है तो पहले मना करे जारहियत करने वाले को, जिसने पहले हमला किया, जिसने पहले जारहियत की, उसको मना करे तो ये जंग खुद ही रुक जाएगी। और जंग रुकने के बाद हम तो हमेशा से तैयार हैं डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए, जब मर्जी हमारे साथ बैठे हम बात करने को तैयार हैं। तो ईरान बात करना चाहता है, लेकिन बातचीत के अंदर दस्तखत होंगे या नहीं होंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है। कि ईरान मुआहदे का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा ये कहना कबल अज़ वक्त है। अब अगर ईरान ये शर्त रख देता है कि क्योंकि इसराइल ने हमारे ऊपर जारहियत की है लिहाजा इसराइल भी दस्तखत करे, तो इसराइल तो दस्तखत नहीं करता, इसराइल तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनता। वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट समझते हैं और ईरान को वो समझते हैं कि गैर जिम्मेदार रियासत है, लिहाजा इस वजह से वो तो दस्तखत नहीं करते और यहां कहते हैं कि आप दस्तखत करें। अब ये जो अटैक हुआ है ना,
ईरान के ऊपर इसराइल का, और फिर ईरान ने वापस अटैक किया है। इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे ऐसे मुल्क है दुनिया में, अब ये बहस शुरू हो गई है। आप इंटरनेट खोलें और आप इसके ऊपर सर्च शुरू करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पूरी दुनिया के अंदर एक बहस शुरू हो गई है कि वो ममालिक जिन्हें खतरा है दूसरे ममालिक की जानिब से कि उन पर हमला किया जाएगा, वो बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि उनके पास एटमी ताकत होना जरूरी है। यानी अगर यूक्रेन के पास एटम बम होता तो आज रूस उसके साथ पिछले 3 साल से लड़ ना रहा होता। 3.5 साल हो गए, लड़ाई खत्म नहीं हो रही। यूक्रेन का बहुत नुकसान हो गया, इलाके भी उनके छिन गए, सिर्फ इसलिए कि उनके पास जो एटम बम था उन्होंने यूरोप और अमेरिका के कहने के ऊपर वो एटम बम त्याग दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम खत्म कर रहे हैं, एटमी सलाहियत खत्म कर रहे हैं। पैकेजेस ले लिए, लेकिन वो पैकेजेस किसी काम नहीं आए, आज बड़ा नुकसान उठा रहे हैं वो। इसी तरह जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, अब वो भी ये बात कर रहा है, वहां पे ये बहस चल रही है, बल्कि नॉर्थ कोरिया इसके अंदर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। हालांकि नॉर्थ कोरिया जो है वो कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसको फॉलो किया जाए या पसंद किया जाए। नॉर्थ कोरिया के लोग इंतहाई तकलीफ दे जिंदगी गुजार रहे हैं, इंतहाई घुटन में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में जहां भी डिक्टेटरशिप होती है या जुल्म और ज्यादती होती है, जबर होता है, इंसानी हकूक की पामालियां होती हैं, तो नॉर्थ कोरिया को बतौर एग्जाम्पल कोट किया जाता है। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मुल्क भी ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एटमी कुव्वत ना होते हम, या हमारे पास ये मिसाइल और ये सारे स्ट्रक्चर्स ना होते, ये वेपन्स हम ना बनाते, तो आज दुनिया हमारा यही हाल करती जो इस वक्त ईरान के साथ हो रहा है, जो इस वक्त यूक्रेन के साथ हो रहा है। लिहाजा बहुत सारे ममालिक अब खतरनाक हथियारों की तरफ जाएंगे, इन खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा मुल्कों को लड़ाई से रोकने में नाकाम होता चला जा रहा है। या तो अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानी जाए ना, जैसे ही लड़ाई शुरू हो अक़वाम मुत्तहिदा की कॉल पे फौरन जंगबंदी हो जाए और सारे ममालिक इकट्ठे होकर जंगबंदी करवाएं। जब जिसके पास ताकत है वो कमजोर को मारता है, तो फिर कमजोर अपने पास कोई ना कोई ऐसा हथियार तो रखना चाहेगा जिसकी मौजूदगी में कोई भी ताकतवर उसके ऊपर अटैक ना करे और वो ब्लैकमेल कर सके ताकतवरों को कि अगर मेरे पे तुमने हमला किया ना तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा। ये सोच बड़ी खतरनाक है, और जितने ज्यादा दुनिया में एटमी हथियार होंगे उतना ज्यादा उनके चलने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। और याद रखिएगा कि एक एटमी जंग और पूरी दुनिया का खात्मा, ये हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है, लेकिन हमने बड़े खौफनाक हथियार तैयार कर लिए हैं। ये हथियार हमें कहां ले जाएंगे ये हम भी नहीं जानते। बहरहाल चीन का रद्देअमल आ गया, और चीन के रद्देअमल के बाद ये सबको समझ जाना चाहिए कि ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है। चाइना ईरान के साथ खड़ा है, मुसलमान मुल्क खड़े हैं, चाहे जुबानी कलामी खड़े हैं, रशिया साथ है, तुर्की साथ है। तो इस रीजन के अंदर ईरान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई जंग बढ़ती है तो खुदा न खास्ता ये एक बड़ी जंग या जंग अजीम में कहीं तब्दील हो सकती है। ये सवालात, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इन पे बात की जा रही है, लेकिन हम इसको यहां पे रोक लेते हैं। कुछ और खबरें आपके साथ मैं शेयर करता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक खिताब किया अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों से, और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ की है, पाकिस्तान की अफवाज की भी तारीफ की है। उन्होंने जिक्र किया जैसे इंडिया को पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो है वो नाको चने चबवाए हैं, उनके तैयारे भी गिराए हैं, तो उसी के नतीजे में वो फील्ड मार्शल भी बने हैं। वहाँ उनके हक में नारे भी लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। लेकिन मुझे मायूसी इसलिए हुई कि पाकिस्तान की, चाहे वहाँ पे अमेरिका में एम्बेसी है, सफारत खाना है, या पाकिस्तानी हुकूमत है, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, वो आर्मी चीफ अब फील्ड मार्शल बनकर गए अमेरिका। तो कम से कम वो शाया निशान किस्म का एक प्रोग्राम होना चाहिए था। लोगों की तादाद बहुत कम थी। ये अगर आप इमरान खान साहब की एक फ़ोटो देखें पुरानी, जिसमें इमरान खान साहब अमेरिका गए थे और अमेरिका के दौरे में वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिले थे, तो यहां आपको हज़ारों लोग नजर आते हैं। ये तो एक जलसे का मंजर था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन या अमेरिका का कोई बड़ा सियासतदान अपने लोगों से बात करता है तो जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इमरान खान को इज्जत दी थी। लेकिन यहां पे जो लोग मैं देख रहा था, अगर मैं गिनूं तो मुझे खतरा है कि ये 200 भी पूरे नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की खारजा महकमे की, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, कि वो इतनी बड़ी कामयाबी के बाद आर्मी चीफ पहुंचता है अमेरिका में और बंदे कोई नहीं आए। उल्टा आर्मी चीफ के खिलाफ वहां पे एहतजाज हो रहे हैं। लोग जो है वो मौके की तलाश में रहते हैं, जहां पे वो नजर आते हैं उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और ये पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ के साथ पहली मरतबा हुआ है।
नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इसके बारे में जो तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगा। लेकिन पंजाब का बजट नाज़रीन, जब मैंने थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है उसमें खुद नुमाई है, नरगसियत है, और ऐसा लगता है सारा बजट जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इर्द गिर्द घूम रहा है और अपनी तारीफें, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये इस किस्म का बजट है। ना इसका कोई सर समझ आया ना कोई पैर समझ आया। पेंशन सिर्फ 5% और तनख्वाह सिर्फ 10% बढ़ाई है। हालांकि इन्होंने दावे बहुत बड़े बड़े किए थे कि इंसानों की किस्मत बदल देंगे। ये हुकूमत आने के बाद पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है और ये आलमी अदादोशुमार कह रहे हैं। लगातार पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार कम हुआ है, सरमायाकारी कम हुई है और किसान की हालत इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। सारा कुछ बर्बाद करने के बावजूद इनके दावे ये थे कि 300 यूनिट तक बिजली ये मुफ्त देंगे और 100 यूनिट वाले की भी इन्होंने कमर तोड़ दी है। अब ये सारा कुछ करने के बावजूद वो करारदाद पेश कर रहे हैं कि जनाब बहुत अच्छा बजट मरियम नवाज लेकर आई है। अंदाजा करें आप, ये नरगिसियत का शिकार है, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू है और हरकतें चेक करें कि दावा कर रहे हैं कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने नई गाड़ियां खरीदी हैं। अब एक गवर्नमेंट नई गाड़ियां खरीदती जा रही है, लोग एतराज करें कि भैया क्यों ले रहे हैं, सूबा गरीब है, आप जो है वो खसारे के अंदर जा रहे हैं, पैसे आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे, कर्जा ले लेके आप मुल्क चला रहे हैं। तो जब आप कर्जा लेके नई गाड़ियां खरीद के बाबुओं को और सियासतदानों को देंगे तो लोग तो एतराज करेंगे। तो उस एतराज के जवाब में पंजाब हुकूमत क्या कहती है? पंजाब हुकूमत ये कहती है हम नई गाड़ियां खरीद रहे हैं तो आप इसका मतलब ये लें कि जनाब हमारी जो है ना सूबा तरक्की कर रहा है। अंदाजा करें आप, ये इतना सा दिमाग है इनका। और ये लोगों को भी समझते हैं कि लोग शायद बेवकूफ़ हैं या पागल हैं। भाई तुम नई गाड़ियां खरीद रहे हो तो इससे क्या पता चलेगा कि सूबा तरक्की कर रहा है? नई गाड़ियां आप कर्जा लेकर खरीद रहे हैं, आप उधार के पैसे से खरीद रहे हैं और ये पैसा गरीब कौम ने वापस करना है। साथ ही साथ नाज़रीन 72 करोड़ का मजीद वुज़रा का खर्चा इन्होंने बढ़ा दिया है। पिछले साल वुज़रा का जो खर्चा था वो 35 करोड़ था, इस बार 107 करोड़ तक इन्होंने वजीरों का खर्चा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई और वफाकी दोनों बजट के ऊपर एतराज किया है, बजट को अवाम दुश्मन करार दिया है। उन्होंने ये कहा कि ये बजट बिल्कुल अवामी उमंगों के खिलाफ है, किसान को मार दिया, मजदूर को मार दिया, सबको मार दिया। कंटिन्यूसली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बजट की मुखालफत कर रही है। लेकिन इसके बावजूद याद रखिएगा यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी बजट को पास करवाएगी, क्योंकि उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुक्म है कि आपने इस हुकूमत को चलाना है और इसको धक्का लगाना है। जाली फार्म 47 इसी बुनियाद पे इनको मिला है कि आपने टाइम भी पूरा करवाना है, मामले को धक्का भी लगाते रहना है, अपनी सियासत भी आप करते रहे। तो बजट जैसा है वैसा ही वो सब बता रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के आम आदमी का। लेकिन इसके बावजूद इस बदतरीन बजट को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी सपोर्ट देगी। नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट है, अच्छा एक तो कोर्ट में केस चल रहा है ना मखसूस नशिस्तों का, वहां पे इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हो रहा है, अदलिया भी एक्सपोज हो रही है, अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ इसका जवाब भी नहीं मिल रहा। यानी कोई सर ना कोई पांव इस अपील का। लेकिन इसके बावजूद जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माले गनीमत छीन कर पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान और MQM के अंदर बांटना है। क्योंकि ये सारी वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वो सारी पार्टीज हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को राजी रखना जानती हैं। अब PTI जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी फड्डा है, फिलहाल तो चल रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब है। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उनका यह कहना है कि जनाब भारतीय पार्लियामान ने जो बजट पेश किया उसके अंदर उन्होंने अपनी पार्लियामेंट का जो खर्चा रखा वो 5 अरब रुपया रखा। यानी भारतीय पार्लियामेंट का बजट 5 अरब और पाकिस्तान में 16 अरब रखा गया है। ये कौमी असम्बली से वो खिताब कर रहे थे बैरिस्टर गौहर खान और उन्होंने कहा फाइनेंस बिल साल भर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसका पहला उसूल गैर पुरताइश अशिया पर टैक्स ना लगाना है। यानी बुनियादी इंसान की जरूरत की जो चीजें उन पे आप टैक्स ना लगाएं। लेकिन यहां पे यही हो रहा है, सालाना 22 लाख आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। जो आदमी एक साल में 22 लाख तक कमाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। वैसे ये हो नहीं सकता पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो उन्हें भी इसी तरह टैक्स लेना पड़ेगा। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाइट पेपर भी दिया है
और जो अपोजिशन कर सकती है उतना किया है। अब उनका लीडर भी जेल में है, उनके लोग भी जेल में पकड़े गए हैं, एक लिमिट से आगे ये लोग जा भी नहीं सकते, अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये बजट खुद अवाम को बताएगा कि इस बजट में अवाम के लिए क्या है। महंगाई का तूफान है और क्या है। इससे पहले भी महंगाई आ रही थी, आगे भी महंगाई आ रही है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। पाकिस्तान का मीडिया आपको ये बताएगा कि इमरान खान ने जेल में क्या खाया, वो आपको ये बताएगा कि इमरान खान ने ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों कह दिया, उसका फलाने केस का क्या बना, और नाम लिए बगैर आपको बताएगा। पाकिस्तान के मीडिया का फोकस उधर ही रखा जाएगा जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। ये जो इकॉनमी पाकिस्तान की तबाह की गई है, ये जो पाकिस्तान के आम आदमी की मईशत को बर्बाद किया गया है, इसके ऊपर मीडिया बात नहीं कर रहा और मुझे नहीं लगता कि अभी करेगा भी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।